अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और खबरों की शुरुआत करते देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं देहरादून। धर्मेंद्र प्रधान से सीएम धामी ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे जब ये मुलाकात हो रही थी। वहीं माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और 11 बजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से है। 11 बजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान देहरादून पहुंचे हुए हैं और देहरादून के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे जब ये बैठक चल रही थी और माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। और ये भी खबर मिल रही है कि 11 बजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू करेंगे। तो जब धर्मेंद्र प्रधान देहरादून पहुंचे तो वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और एक मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात के दौरान किन विषयों को लेकर बातचीत की गई है ये भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि सीएम धामी ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और 11 बजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की जाएगी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, क्या जानकारी मिल पा रही है? धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं, सीएम धामी की भी मुलाकात हो चुकी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मुलाकात कर चुके हैं। अब आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए 11 बजे जो है वो आज विधिवत शुभारंभ हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का और सीएम हाउस के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं। अंदर मीटिंग चल रही है यहाँ पर और रोजगार परक शिक्षा को लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, यही यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है और आज उसका विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा। प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो दिक्कतें हैं, क्या कुछ यहाँ पर कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इन तमाम टेक्निकल चीज़ों को लेकर फिलहाल मीटिंग भी चल रही है अंदर, जिसमें तमाम कुलपति मौजूद हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, मंत्री यहाँ पर मौजूद है और उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। 11 बजे विधिवत शुभारंभ होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का और इसे उत्तराखंड में लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज सुबह ही देहरादून पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने सीएम से मुलाकात यहाँ पर की है। इसके बाद हरिद्वार में उनके बिल्कुल भारती, क्योंकि ये मीटिंग जो है वो चल रही है और ये मीटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है। लेकिन जरा आप ये भी बताइएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसको लागू करने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे? देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें क्राइटेरिया यहाँ पर बांट दिए गए हैं, चाहे हम बात करें हायर एजुकेशन में या फिर हम माध्यमिक से लेकर बात करें सेकेंडरी एजुकेशन की, इन तमाम शिक्षा में बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और इसका मेन मकसद यहाँ पर यही है कि बच्चों को रोजगार परक शिक्षा, अपने पसंद के सब्जेक्ट्स वो चुन सकते हैं, बाध्यता, कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें देखिए चांदनी, जिनको यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में समझाया गया है। अपने सब्जेक्ट्स पसंद के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो चुन सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर फोकस किया गया है कि जब स्टूडेंट पढ़ाई करे तो कैसे उसको रोजगार से जोड़ा जा सके। स्वरोजगार के भी यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जोड़े गए हैं, जिसका शुभारंभ इस सेशन से हालांकि हो गया है और लागू हो गई है। चाहे हम बात करें यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों की, उनको यहाँ पर कई हाईटेक कर दिए गए हैं और शिक्षा का जो मॉड्यूल है उसको भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से नेशनल एजुकेशन बिल्कुल भारती, और बात अगर रोजगार की जाए तो रोजगार एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि जैसा कि आप भी बता रही कि जब इसे 11 बजे लागू किया जाएगा तो वाकई कहीं ना कहीं राहत भरी खबर उन रोजगार वाले लोगों के लिए होगी जो इसको लेकर लगातार सवाल खड़े करते हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भारती। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में और इस दौरान विजयवर्गीय ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की तारीफ की है। सीएम धामी की पीठ भी थपथपाई है। विजयवर्गीय ने राज्य में किसी भी तरह के सत्ता परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि सरकार और संगठन के बीच काफी अच्छा तालमेल है और दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो देहरादून में है और लगातार बैठक भी चल रही है।
और इस दौरान एक चीज और भी देखने को मिली है सुनील कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी की गई है। देखिए चांदनी, ये कैलाश विजयवर्गीय का 3 दिन का दौरा है उत्तराखंड का। कल वो कुमाऊं थे, आज देहरादून पहुंचे हैं। अभी मुख्यमंत्री आवास में हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री के जो कामकाज हैं उसकी सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी जिस तरह से कि उत्तराखंड में कामकाज चल रहा है। अब से कुछ देर बाद वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष वो महामंत्रियों के साथ वो मीटिंग करेंगे और इसके बाद शाम तक उनका लगातार मीटिंगों का सिलसिला है। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों के साथ वो अलग से मीटिंग करेंगे, सांसदों के साथ अलग से मीटिंग का कार्यक्रम है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के साथ भी उनका यहाँ पर मुलाकात का कार्यक्रम है। तो आज दिन भर उनका एक बिजी शेड्यूल रहने वाला है। कल भी कैलाश विजयवर्गीय देहरादून रहेंगे। जो तमाम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायतों के हों, चाहे वो जिला निकायों के हों, उनके साथ भी उनकी यहाँ पर बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस दौरान आपको ये बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। कल हल्द्वानी में बूथ स्तर तक की बैठक उन्होंने ली है। आज सोशल मीडिया है, हमारे सभी विधायक से वार्ता है, हमसे वार्ता है, संगठन के स्वरूप के विषय में चर्चा है और भविष्य के अंदर जो हमारे पंचायत के चुनाव आएंगे, नगर पालिका नगर पंचायतों के और लोकसभा चुनाव, उस पर केंद्र द्वारा जो चीज़ें निर्धारित होती हैं उन विषयों को कैसे करके हम कार्यकर्ता बीच में ले जाएं, उस सारे विषय पर आज चर्चा हमारी होगी। काशीपुर कुंडा थाना क्षेत्र के गांव भरतपुर में 12 अक्टूबर को जसपुर के जेश ब्लॉक की पत्नी गुरमीत कौर की गोली लगने से हुई मौत के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह मृतका के घर पहुंचे हैं। उन्होंने परिवार को सांत्वना भी दी है। पत्रकारों से बात करते हुए घटना को दुखद बताया और पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग भी की है। उनका कहना है कि मुरादाबाद पुलिस ने जफर को मुठभेड़ में पकड़ा है। आशंका है कि मुरादाबाद पुलिस अपने बचाव के लिए उससे कुछ भी कहलवा सकती है। गुरताज भुल्लर के परिवार को फंसा सकती है। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध करेंगे कि वो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता करें और पूरे मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाएं। उत्तराखंड में इस तरह की वारदातें होना सरकार की विफलता को दर्शाता है। यहाँ के समाचार पत्रों में देखने के बाद पता लगा कि मैं कुछ आया हूँ और कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। कोई परिवर्तन होने वाला है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और संगठन और सरकार के तालमेल भी बहुत अच्छा है। इसलिए इस प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं हो, इसलिए मैंने विषय रखा। अब आप हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कल दिवंगत मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। नेताजी की अस्थियों का विसर्जन के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव कल सुबह 11 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे चौधरी चरण सिंह घाट पर मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। तो कल हरिद्वार पहुंचेंगे अखिलेश यादव और हरिद्वार में ही आपको बताते चलें कि मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। दोपहर 12 बजे चौधरी चरण सिंह घाट पर अस्थियों का विसर्जन करने के लिए कल अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचेंगे और कल सुबह 11 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। और ये तस्वीरें आप उस वक्त ही देख रहे हैं जब अखिलेश यादव अस्थियों को चुनते हुए नजर आए और अब ये कहा जा रहा है कि कल हरिद्वार पहुंचेंगे। 11 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चौधरी चरण सिंह घाट पर नेताजी की अस्थियों का विसर्जन करेंगे अखिलेश यादव। और अब बात करते हैं विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों के बर्खास्त करने के फैसले को गलत करार देते हुए रोक दिया है।
इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती की जांच हुई थी और जांच के बाद 228 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी सेवा समाप्ति पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार चाहे तो नए सिरे से भर्ती भी कर सकती है, क्योंकि ये एडहॉक नियुक्तियां थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बिना नोटिस के किसी को भी नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें, बर्खास्तगी को लेकर 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और वहीं हाईकोर्ट के बर्खास्तगी पर रोक के आदेश के बाद बर्खास्त विधानसभा कर्मचारियों का सोमवार को विधानसभा में जमावड़ा लगने की उम्मीद है। तो एडहॉक अपॉइंटमेंट थे, पहले भी अदालतों ने, डिवीजन बेंच ने रखा था कि एडहॉक अपॉइंटमेंट जो था इनका सही था और इस स्थिति में कम से कम उनको सुनने का मौका दिया जाता, उनको नोटिस देते और ये जो ऑर्डर है बिना सुनवाई के और बिना किसी कारण दिए हुए जो ऑर्डर है ये गलत है और इसलिए इस ऑर्डर को हम स्टे करते हैं और इस बीच ये लड़के वापस काम पे जाएंगे और माननीय अदालत ने कहा कि अगर मान लीजिए वो ये चाहते हैं कि हम एक नए ढंग से रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसके लिए लिबर्टी है, उनको आज़ादी है, अगर चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। उत्तराखंड के बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद 17 अक्टूबर को होने वाले उनके अभिषेक पर फिलहाल रोक लग गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच को बताया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया है और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है और अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो मंगलवार को होगी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने झूठा दावा किया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है और ये मामला 2020 से सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं ज्योतिष पीठ के प्रभारी मुकुंदानंद महाराज ने का कहना है कि 17 को पद अभिषेक का कोई कार्यक्रम नहीं है। हाई कोर्ट ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं माना, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने पहले भी जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद शिष्य परंपरा को नहीं माना, तो इन्होंने कैसे शिष्य परंपरा को मान दिया मुक्तेश्वरानंद जी की मैं ज्योतिष पीठ का। ये बताना चाहते हैं कि 17 तारीख को कोई पट्टाभिषेक कार्यक्रम है ही नहीं हमारा। 17 तारीख को शंकराचार्यों का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। शंकराचार्यों के दर्शन, शंकराचार्यों के आशीर्वचन, गुरुजी के चरणों में विशाल भंडारा, ये आयोजन किया गया। पट्टाभिषेक कार्यक्रम हमारा था ही नहीं। जहाँ तक अभिषेक की बात और अभिषेक को रोकने की बात कही जा रही है, तो हमारा अभिषेक, पूज्यपाद हमारे गुरुवरी का अभिषेक जिस दिन हमारे परम गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए थे, उनके समाधि के पूर्व ही श्रृंगेरी मठ के प्रतिनिधि, द्वारका शारदा मठ के प्रतिनिधि, ज्योतिष पीठ के पीठ पंडित, सब ने मिलकर के विधि विधान से उनका अभिषेक वहीं पर कर दिया था। तो उनका अभिषेक महाराज श्री के समाधि के पूर्व ही हो चुका है। तो आपको एक बार फिर से बताते चलते हैं जिस तरीके से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में ये बताया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन नहीं किया गया। ये बात सामने निकल कर आई है। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया है और अब इस मामले में जो अगली सुनवाई होनी है वो मंगलवार को होगी। हालांकि जब मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है। सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका में जब सुनवाई हो रही थी जिसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने झूठा दावा किया था कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। जो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं 2020 का पूरा मामला है। वहीं ज्योतिष पीठ के प्रभारी मुकुंदानंद महाराज ने कहा कि 17 को पद अभिषेक का कोई कार्यक्रम नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का अभिनंदन और स्वागत समारोह और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है 2020 का पूरा मामला है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो झूठा दावा कर रहे हैं, आखिर सच्चाई क्या?
ये तो जब से जो पूर्व शंकराचार्य थे, ब्रह्मलीन जो हो चुके हैं स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, उसके निधन के बाद जिस तरीके को शंकराचार्य मान चुके हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उसके बाद ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल ये समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ ये कहा जा रहा है कि झूठा दावा किया जा रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, दूसरी तरफ ये है कि अब जब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी तो कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। टिहरी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कंडीसौर तहसील के सुआ खोली रोड पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि देहरादून से उत्तरकाशी जा रही थी कार और दोनों मृतक जो है उत्तरकाशी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं रामनगर के PPP मोड़ का अस्पताल हमेशा विवादों में घिरा रहता है। शनिवार को यहां तब हंगामा हो गया जब एक मृत बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल प्रबंधन ने घंटों लगा दिए। दरअसल मालधन में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन सभी पुलिस गाइडलाइन का पालन करते हुए 3 बजे हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें तुरंत पोस्टमार्टम के झुंझुना थमा दिया गया, लेकिन 3 बजे से शुरू होने वाला पोस्टमार्टम देर शाम 7 बजे भी तब शुरू हो पाया जब वहां ग्रामीणों ने हंगामा किया। मीडिया वहां पहुंच गई जिससे ग्रामीण खास से आक्रोशित हैं। PPP मोड़ में जाने के बाद इस हॉस्पिटल की दुर्दशा से जनता बहुत परेशान। बहुत ज्यादा लापरवाही, आए दिन लोग परेशान है। ये आज की घटना नहीं है, आगे भी पहले भी इस हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे सारे पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है। देर शाम काशीपुर से घर लौटते एक बाइक सवार पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे घायल अवस्था में रामनगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया ये भी जा रहा है कि मालधन का ये व्यक्ति फल बेचने का काम करता है। शनिवार शाम जब ये अपने घर मालधन नंबर 8 जा रहा था तभी घर से करीब 2.5 किलोमीटर पहले गुलदार ने इस पर हमला कर दिया, जिससे ये बुरी तरह से घायल हो गया, जहां इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अल्मोड़ा नगर में पालतू जानवरों को सड़कों पर छोड़ा तो अब भुगतना पड़ेगा। नगर पालिका ने नगर के आसपास की 6 पशुपालकों का 12,000 रुपए का चालान किया है, जिन्होंने अपने पालतू जानवरों को बाजारों में छोड़ा है और इसके साथ लगातार पशुपालन विभाग के साथ जानवरों की पहचान कर चालान किए जा रहे हैं। इस दीपावली आपको दिए से लेकर मिट्टी का कोई भी सजावटी सामान लोकल नहीं मिलने वाला। देहरादून के प्रसिद्ध कुम्हार मंडी के कुम्हारों ने अपना पुश्तैनी काम करना ही छोड़ दिया है और इसकी वजह है उनके बच्चे। देहरादून की ये कुम्हार मंडी आजादी से भी पहले की है, जहां रहने वाले लोगों का पुश्तैनी काम मिट्टी के बर्तन से लेकर साजो सामान और दीपावली को रोशन करने वाले दियों को बनाने का है। लेकिन इस साल कुम्हार मंडी की रौनक फीकी है। यहाँ तो कम बन रहा है क्योंकि मिट्टी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है ना, और फिर कुछ करने वाले कम हो गए। जब मिट्टी नहीं मिलेगी तो काम करेंगे, लोगों के अंदर लगन खत्म हो गई। अभी गुल्लक 20 रुपए की आ रही है, अभी 30 रुपए की देंगे, रंग पेंट लगा के। उसमें भी क्या नाम है, लोग कहते हैं महंगी है, दुकानदार क्या और आपका ठेली वाला क्या, जो बेचारे बेचते हैं घर घर जाके फेरी पे। दीपावली को लेकर जो मिट्टी के दिए इनकी आमदनी का जरिया हुआ करते थे, उन्हें अब यहाँ के कुम्हारों ने बनाना ही छोड़ दिया है। वजह है कुम्हारों की नई पीढ़ी अब इस काम को नहीं करना चाहती।
पड़ोसी राज्यों से 4,000 रुपए की ट्रॉली मिट्टी की आती है, जिससे सामान बनाना काफी महंगा सौदा साबित होता है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।